पिछली क्लास में आपने क्वेश्चन नंबर 18 तक पढ़ा था। कौन सा प्राग ऐतिहासिक और सिंधु घाटी चल रहा था। आज की क्लास में प्राग ऐतिहासिक और सिंधु घाटी के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाएगा। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और चला जाएगा वैदिक एज तक। वैदिक एज के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा आज की इस क्लास में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। ये 2022 एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट का। ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और इसका आंसर होगा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में कौन सी जगह पे पाया गया था, तो महाराष्ट्र के पाटन में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले। तो जिसकी वजह से कहा जाता है कि पूरा पाषाण युग में भारत में क्या पाए गए, शुतुरमुर्ग पाए गए। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल में जे डाइट पत्थर पाया गया था। ऑप्शन है महागढ़ा, मेहरगढ़, हल्लूर, दाउजली हैडिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ देखा जाए आगे की तरफ तो दाउजली हैडिंग असम के दीमा हसाओ जिले में एक नवपाषाण स्थल है। ब्रह्मपुत्र घाटी के पास चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली मार्गों के करीब स्थित है। कौन सी जगह पे है, तो ब्रह्मपुत्र घाटी घाटी के पास है, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली मार्गों के करीब। क्या नाम है, दाओजली हैडिंग। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था। किसकी बात, हथियार और औजार बनाने के लिए कौन सा धातु उपयोग में लाया जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसके ऑप्शन देख लेते हैं, चांदी, सोना, तांबा, लोहा। आपको पता होगा कि सिंधु घाटी यानी हड़प्पा जो है, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो कांस्य क्या होता है, तांबा। तांबा की वजह से इसको किस नाम से भी जाना जाता है, कांस्य सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसको क्या वो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, तांबा। हथियार और औजार किससे बनाए जाते थे, तांबे से बनाया जाता था। तांबा सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता की उपकरण, बर्तन और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु थी। सबसे पहली धातु कौन सी यूज की गई, तो वो कौन सी यूज की गई, तांबा। उपयोग की जाने वाली अन्य धातुओं जो थी वो कौन कौन सी थी, तो सीसा था, सोना था, कांस्य था और चांदी था। तो ये बात रही 21, क्वेश्चन नंबर 21। अब 22 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है कि हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान से सोना लाते थे। उस समय मतलब हड़प्पा के लोग उस समय कहाँ से सोना लाते थे, उसके बात कर रहा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन दिया हुआ है तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो जगहों पर सोने के आभूषण मिले हैं। कौन कौन से दो जगह सोने के आभूषण मिले हैं, तो कर्नाटक दो जगह, कर्नाटक के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो जगहों पर सोने के आभूषण मिले हैं। अन्य सामग्रियां जो उन्होंने आयात की, तो वो तांबा वर्तमान के राजस्थान से, पश्चिम एशिया में ओमान से लाया जाता था। तांबा कौन कौन सी जगह से लाया जाता था, तांबा राजस्थान से और पश्चिम एशिया ओमान से लाया जाता था। जबकि टिन की बात करें तो अफगानिस्तान और ईरान से लाया जाता था। जबकि कीमती पत्थर जो है वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाया जाता था। तो ये बात रही 22 की। अब क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की मेहरगढ़ पुरा स्थल में किस प्रकार के घर अवशेष मिले हैं। घर अवशेष किस प्रकार के मिले हैं उसके बारे में क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है, त्रिकोणीय या वृत्ताकार, आयताकार या वृत्ताकार, वर्गाकार या आयताकार,
और लास्ट ऑप्शन है वृत्ताकार या फिर वर्गाकार। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा वर्गाकार और आयताकार, वर्गाकार या फिर आयताकार। हड़प्पा सभ्यता में घर जो बने हैं मेहरगढ़ पूरे स्थल में किस प्रकार के घर पाए गए हैं? तो वर्गाकार या आयताकार घर पाया गया है। मेहरगढ़ में जानवर की हड्डियां और घरों के अवशेष प्रमाण खोजे गए हैं। मेहरगढ़ में क्या क्या मिला है? तो जानवरों की हड्डियां मिले हैं और घर भी मिले हैं। मेहरगढ़ की खोज कब हुई थी? तो 1974 में हुआ था, जिन फ्रायोकस जारिये द्वारा किया गया था। यह पहला स्थान था जहां लोगों ने जौ और गेहूं उगाना शुरू किया है। कौन सी जगह पे? मेहरगढ़ में। भेड़ और बकरी यहीं पर पाले गए हैं, किंतु सबसे पुराने गांव में से एक है। तो भेड़ और बकरी पालने का सबसे पुराना गांव कौन सा है? तो मेहरगढ़ ही कहा जाता है भेड़ और बकरी पालने का सबसे पुराना गांव। जबकि जौ और गेहूं उगाना सबसे पहले शुरू कहाँ किया गया था? तो मेहरगढ़ में ही शुरू किया गया था। मतलब खेती के साक्ष्य भी आपको सबसे पहले कहाँ मिल सकता है? तो मेहरगढ़ में ही देखने को मिलेगा। अब चलते हैं 24 की तरफ, और 24 में कह रहा है कि मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग इतने वर्ष पूर्व से इतने वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। मध्य पाषाण युग की अवधि कब से कब तक मानी जाती है, उसके बारे में इस क्वेश्चन में कह रहा है। 14,000 से 1,000, 17,000 से 12,000, 12,000 से 10,000, 10,000 से 7,000। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मेसोलिथिक काल यानी मध्य पाषाण युग प्राचीनतम होलोसिन संस्कृति है। इसे कौन सा संस्कृति कहा जाता है? होलोसिन संस्कृति कहा जाता है। माइक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स मतलब इनके जो उपकरण हुआ करते वो बहुत छोटे छोटे होते थे, जिसकी वजह से इसको माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। तकनीकी नवाचार, शिकार के लिए धनुष और बाढ़ की यूज भी करते थे ये मेसोलिथ्स। कांस्य ग्राइंडर, उत्खनन स्थल कौन कौन सा है? तो तिलवारा, बागौर, तारसंग, मोरखाना, लेखाहिया और भीर बहानपुर, ये इनके उत्खनन स्थल है। ये एक थोड़ा इम्पोर्टेंट है। माइक्रोलिथ्स कहाँ पे सबसे पहले माइक्रोलिथ्स कौन सी यूज, माइक्रोलिथ्स के उपकरण यानी ये एक प्रकार का उपकरण था, कौन सी एज में यूज होता था? तो मध्य पाषाण युग यानी मेसोलिथिक काल में इसका प्रयोग होता था। क्वेश्चन नंबर 24, 24 में क्या कह रहा है कि हड़प्पा की अधिकांश मुहरें बनी हैं। हड़प्पा की अधिकांश मुहर किससे बनी है, उसके बारे में इस सवाल में पूछ रहा है। ईंटें, ग्रेनाइट, खिलखड़ी, सिलखड़ी और पीतल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिलखड़ी। सिलखड़ी जिसे स्टीटाइट भी कहा जाता है, एक प्रकार का नरम पत्थर है जिससे मोहर बनाया जाता था। कुछ मोहरें जो हैं वो टेराकोटा की मिली हैं, सोना की, सुलेमानी, चर्ट, हाथीदांत, चीनी मिट्टी से भी बनी हुई मिली हैं इस समय हड़प्पा सभ्यता में। पशुपति मोहर और गिंडा मोहर दो महत्वपूर्ण मोहर हुआ करता था इस समय। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि एक सिल्ट नवपाषाण काल से है। एक मकबरा, एक घर, एक उपकरण, एक कलश। तो इसका आंसर होगा एक उपकरण। एक उपकरण। नवपाषाण काल शब्द पाषाण युग के अंतिम चरण को दर्शाता है। नवपाषाण काल लास्ट पाषाण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन से भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? चिरांद, बुर्जहोम, हुसंगी, मेहरगढ़। 27, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल कौन सा है? हुसंगी एक पूरा पाषाण स्थल कहा जाता है। अब हुसंगी की बात करें तो हुसंगी ग्राम पंचायत कार्यालय में कुछ पुराने पाषाण युग के पत्थर काटने के उपकरण मिले हैं और रखे हुए हैं। कहाँ पर? हुसंगी की बात की जा रही है। हुसंगी में पुराने पाषाण युग के पत्थर काटने के उपकरण मिले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है
ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा, प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी सभ्यता का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में है? अफगानिस्तान में कौन सा हड़प्पा स्थल है उसके बारे में क्वेश्चन में पूछ रहा है। सोर्तुगई, बालाकोट, नागेश्वर, कालीबंगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये हड़प्पा काल की एक व्यापारिक चौकी थी और यह आसपास के क्षेत्र में स्थित लैपिस लेज्यूली यानी लार्जवर्थ मणि की खानों से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। जहां तक बात थी प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब कहानी आगे बढ़ती है और चलते हैं हम लोग कहाँ पर, चलते हैं वैदिक युग में। सो वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? वैदिक युग कहा जाता है, वैदिक पीरियड कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वेदों को श्रुति कहा जाता है। दूसरा, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अब इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं ये भी देख लेते हैं। सो इसका ऑप्शन क्या कह रहा है कि न तो एक न ही दो, दूसरे में कह रहा है केवल दो, तीसरे में कह रहा है एक और दो दोनों, चौथे में कह रहा है केवल एक। इसका आंसर क्या होगा? क्या वेदों को श्रुति कहा जाता है और ऋग्वेद के 10 मंडल हैं? अगर हैं तो ये ऑप्शन इसका सही होगा और इसका भी यही ऑप्शन सही है। मतलब क्वेश्चन नंबर 29 फर्स्ट वैदिक वैदिक युग का पहला क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर सी के बाद थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। वेद श्रुति, श्रुति का मतलब क्या होता है? जो सुना जाता है, यानी ये जो है श्रुति सुनने वाले चीज, उन्हें अन्य धर्म ग्रंथों से अलग करता है, जिन्हें स्मृति याद किया जाता है कहा जाता है। तो वेद श्रुति जो है वो सुनने की। हिंदू वेदों को अपरूसीय माना जाता है, जिसका अर्थ है किसी मनुष्य का नहीं, अति मानवीय और अवैक्तिक, लेखनहीन। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 1028 भजन यानी सूक्त हैं, जिसमें 10,600 छंद छंद शामिल किए गए हैं। तो ऋग्वेद सबसे पुराना क्या चीज है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसमें 1028 सूक्त शामिल किए गए हैं और एक 10,600 छंद शामिल किए गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि किस ऋग्वैदिक देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता है? और ऑप्शन दिया है कौन कौन सा, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अग्नि। क्या आंसर होगा? अग्नि। ऋग्वेद में 1000 से अधिक सूक्त है। इसमें 1000 से अधिक सूक्त है। यहाँ पे देखा आपने क्या चीज, 1028 सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी हो गई? 1028। ये बताया हमने 1000 से अधिक सूक्त हैं जिसमें निम्नलिखित देवताओं की स्तुति की गई। किसकी किसके बारे में बताया गया है? तो अग्नि यानी आग के देवता के बारे में बताया, इंद्र यानी योद्धा देवता है, सोम यानी पवित्र पौधा जिससे एक विशिष्ट अनुसंधान पेय तैयार किया जाता है। तो ये बात की गई है तीन तीन देवताओं के बारे में, अग्नि, इंद्र और सोम। अब क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा हुआ है? तो कह रहा है कि वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा था? वैदिक जीवन के अनुसार तीसरा चरण कौन सा था, इसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। गृहस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, इसके बारे में सवाल पूछ रहा है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वानप्रस्थ क्या होता है? तो जहाँ व्यक्ति घर की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंप देता है उसको बोलते हैं वानप्रस्थ। और इसमें एक सलाहकार की भूमिका निभाता है और धीरे धीरे दुनिया से अलग हो जाता है। ये किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? वानप्रस्थ के बारे में चर्चा चर्चा कर रहे हैं।
आश्रम प्रणाली के 4 चरण हैं कौन कौन से? तो पहला ब्रह्मचर्य जिसे छात्र जीवन कहा जाता है, दूसरा गृहस्थ जिसे घरेलू जीवन कहा जाता है, तीसरा वानप्रस्थ जिसे सेवानिवृत्त यानी अपनी पोस्ट को छोड़ देना है उस तरह के जीवन को कहलाता है, और चौथा है संन्यास। 4 जीवन है कुल कौन कौन से? आश्रम प्रणाली के 4 जीवन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय हैं जिसकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी, और और वे वेदों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। इनकी संख्या कितनी है? यानी वेदांगों की संख्या पूछ रहा है। वेदांग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसको बोलते हैं वेदों का अंग। वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। तो इसके कुल कितने संख्या, इसकी संख्या कितनी है उसके बारे में इस सवाल में पूछ रहा है। तो कुल 6 संख्या होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। ये सीजीएल का क्वेश्चन है। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 वेदांग, कुल कितने? 6। वेदांग का शाब्दिक अर्थ होता है वेदों का अंग, और यह वेदों प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक लेखन के अध्ययन से जुड़े 6 विषयों को संदर्भित करता है। वेदांग यानी वेदों के अंग, कुल कितने? 6। और ये 6 क्या क्या बताते हैं? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 हैं। पहला कौन सा? शिक्षा, दूसरा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग के बारे में थी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण नहीं था? वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या होता है? मतलब बताया जा रहा है कि कौन कौन सी, जैसे आज के समय में देखेंगे तो जर्नल हो गया, ओबीसी, एसटी, एससी, इस तरह के जो होते हैं, उस तरह की कैटेगरी थी वैदिक काल में। तो उसी वैदिक काल की जो कैटेगरी थी उसके बारे में सवाल कर रहा है कि कौन कौन सी वर्ण, इसमें कौन सी ऐसी जो थी जो वर्ण व्यवस्था नहीं थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, समिति, वैश्य। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा समिति। समिति कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर दिया हुआ पारंपरिक जाति व्यवस्था के 4 जातियों, 4 जाति यानी वर्णों की व्यवस्था की गई थी, जो पदानुसार क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या होता था? ब्राह्मण जो शिक्षक और पुजारी होते थे, क्षत्रिय जो शासक और योद्धा होते थे, वैश्य जो व्यापारी और कृषि होते थे, और लास्ट शूद्र जो होते थे वो सेवक होते थे। तो जाति, 4 जातियां, मतलब पारंपरिक जाति व्यवस्था में 4 जातियां हुआ करती थी, या 4 वर्ण हुआ करते थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका काम क्या होता था? ये पुजारी होते थे या फिर शिक्षक होते थे, ये शासक होते थे या योद्धा होते थे, ये व्यापारी या कृषक होते थे, जबकि इनका काम सेवा करना होता था। ये क्वेश्चन नंबर 33 थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वैदिक जनजाति के 3 वर्गों का हिस्सा नहीं है? ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक जनजाति के 3 वर्गों का हिस्सा कौन सा नहीं है, इसमें पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन क्या क्या दिया है? शिल्पी, पुरोहित, आम जनता, योद्धा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शिल्पी। शिल्पी जो है वो 3 वर्गों का हिस्सा नहीं था। ऋग्वैदिक समाज 3 मुख्य वर्गों में विभाजित था। कौन कौन से 3 मुख्य वर्ग थे? तो पुजारी, पुजारी का काम क्या होता था? तो अनुष्ठान अनुष्ठान करते थे, आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते थे। दूसरा योद्धा, योद्धा क्या करता था? जो शासन करते थे, जनजाति की रक्षा करते थे। साधारण लोग, जिसमें किसान, व्यापारी और कारीगर शामिल थे, जो आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए थे। ये मुख्य वर्ग थे, वर्ण थे। जबकि कुल टिटल कितने थे? 4 की बात की गई है अभी। जनजाति देखा आपने पिछले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है कि गो, गो शब्द जिसका अर्थ गाय है, से बहुत सारे शब्द व्युत्पन्न हुए हैं। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को कहा जाता था।
यहाँ पे कह रहा है कि गो शब्द गाय के लिए यूज होता था। गो माता सुना होगा आप लोगों ने, ये गाय के लिए कहा जाता था। से बहुत सारे शब्द बने हुए हैं, उसी में से एक शब्द है जहां पर जिसको धनी व्यक्ति कहा जाता था, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था, उसके बारे में इस क्वेश्चन में सवाल पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दिया है? गोमत, गोत्र, गबाच और गवेषणा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है? गोमत। यानी वैदिक काल में धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो गोमत कहा जाता था वैदिक काल में। गोमत शब्द संस्कृत शब्द गोमती से लिया गया है, जिसका अर्थ है गायों को रखना। गोत्र, यह उन लोगों को संदर्भित करता है जो अपने पिता की ओर एक ही पूर्वज के वंशज हैं। गवेषणा, इसका अर्थ है गायों की खोज, लेकिन इसका अर्थ युद्ध भी होता है। गवेषणा के दो अर्थ हैं, पहला गायों की खोज और दूसरा युद्ध भी होता है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 36 में लिख रहा है कि ऋग्वैदिक संहिता में कितने मंडल हैं? अभी पिछले ही कुछ समय पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, उसमें बताया था ऑप्शन में हमने कि कितने मंडल होते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। ऑप्शन में दिया है 11, 10, 12, 20। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वैदिक संहिता में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 मंडल की संहिता है। 10 मंडल है ऋग्वैदिक संहिता में। ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया सवाल। ऋग्वैदिक ऋग्वेद, चारों वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसमें 10,600 श्लोक हैं, 1,028 सूक्त हैं। ये इसके बारे में हमने चर्चा किया है। गायत्री मंत्र जो है वो कौन से वेद में है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। प्रत्येक मंडल में सूक्त होते हैं जो मूल रूप से स्तुति गान होते हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जो बताता है कि चार वर्ण ब्रह्मा या पुरुष के मुख, भुजाओं, जांघों, पैरों से उत्पन्न हुए हैं। और मंडल 9 पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोम एक क्या है? रस, पौधा। ठीक है, तो इसके बारे में अभी चर्चा थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम साहित्यिक अभिलेख है? अभी जस्ट अभी इसके बारे में हमने चर्चा किया है क्वेश्चन नंबर 36 में। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम साहित्यिक अभिलेख है? प्राचीनतम साहित्यिक यानी सबसे पुराना साहित्यिक अभिलेख कौन सा है, इसके बारे में पूछ रहा है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। और 38 में लिखा हुआ है, अक्सिनी जो सप्त सिंधु का एक भाग थी, वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है? यानी अक्सिनी किस नदी का नाम है, उसके बारे में ही सवाल पूछ रहा है। झेलम, व्यास, चिनाब या फिर रावी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा चिनाब, ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, कौन कौन सी नदी जो है किस किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय नदियों का प्राचीन नाम जो था, वित्सता झेलम को कहा जाता है, पुरुषणी रावी को कहा जाता है, सतुद्री सतलुज को कहा जाता है, विपाशा व्यास को कहा जाता है, सदानीरा गंडक को कहा जाता है, जबकि दृष्टवती घग्गर को कहा जाता है। इसके बारे में चर्चा की है 38 में। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। 39 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल दो पाठ भेदों में उपलब्ध है और उसमें सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से की जाने वाली अनुष्ठान विधियां वर्णन है? इसके बारे में, तो वेद कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल दो पाठ के भेदों में उपलब्ध है, उसमें कौन से सार्वजनिक और व्यक्तिगत रूप से की जाने वाली अनुष्ठान विधियां हैं, उसके बारे में सवाल कर रहा है। तो यहाँ स्टेनो का सवाल है। ए का ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी कह रहा है अथर्व, सी यजुर्वेद,
डी सामवेद। तो इसका आंसर क्या होगा? यजुर्वेद इसका आंसर होगा। सो ये बात रही क्वेश्चन नंबर 39 तक। तो आज का वीडियो इतने पे ही रोका जा रहा है। अगला क्लास जो होगा वो 39 के बाद यानी क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।